नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरुदत्त और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स गुरु की आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के ऊपर, जिसके बारे में अभी ट्रेंड चल रही है। तो कुछ 2 या 3 दिन पहले हवाई से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो क्वालकॉम कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर बनाती है, उसने अनाउंस किया है ये नया प्रोसेसर दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, स्मार्टफोन में नॉर्मली हम लोग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को ढूंढते हैं। जब भी कोई नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो ये प्रोसेसर को हम लोग ज़रूर ढूंढते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस और क्वालिटी हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन 888 की बात करें, जो 888 की बात करें, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस की जो है भारी डेवलपमेंट आई है। पहले जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 5G के बारे में दोस्तों। अगर 5G की बात की जाए, इससे पहले भी 5G की चिप आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ में जो ARM Cortex का X1 सीरीज़ का प्रोसेसर है, और उसके ऊपर ये मल्टीपल प्रोसेसर है। आपको दोस्तों Cortex जो प्राइम यहाँ पे है वो ARM X1 बेस्ड है। 3 यहाँ पे 680 बेस्ड मिल रहे हैं जो कि आपको A7 सीरीज़ के मिल रहे हैं, और बाकी और 4 भी प्रोसेसर हैं जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के मिल रहे हैं। तो इस तरीके के कुल मिला के आपका मान लीजिए 4 3 7 1 8 प्रोसेसर हो गया टोटल, यानी कि 8 कोर टोटल यूज होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे तो जो है 5 नैनोमीटर की यूज हुई है और mmWave की भी टेक्नोलॉजी है। तो mmWave में 5G और 5 नैनोमीटर को मिला के अगर बात की जाए, ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जिसको अभी क्वालकॉम ने लॉन्च किया है, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वाइज ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड हम लोग को देने वाली है। तो अगर बात करें यहाँ पे और एक चीज़ की, जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आ रहा है वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज़ की बात। तो पहले हम लोग मालूम है कि वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ था, फिर 5.8 गीगाहर्ट्ज़ आया, और अभी जो बात हो रही है 6 गीगाहर्ट्ज़ की बात हो रही है दोस्तों। 6 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होता है, वाईफाई 6 जिसको बोला जाता है अभी, उसमें आप लोग GBPS तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा बात है कि 6 गीगाहर्ट्ज़ हम लोग GBPS तक जो है डाटा ट्रांसफ़र मोबाइल से वायरलेस में कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक रेडी है? मुझे नहीं लगता कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अभी भी मेरे घर में यहाँ पीछे जो चल रहा है वो 100 Mbps का ही राउटर है, जहाँ से कि जो है वायरलेस के जो प्रोटोकॉल्स है 802 पॉइंट, आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि A, B, G, N फिर AC, हम लोग तो N लेवल के राउटर भी आज तक सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग वही BG में ही चल रहे हैं हम लोग आज तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गीगा बिट्स पर सेकंड में जाने के लिए अभी तक टाइम बाकी है दोस्तों। तो बात करें 5G की, तो जो बात हो रही है कि GBPS स्पीड में आएगा, मैं बोल रहा हूँ अभी तक हम लोगों ने जो भी नेटवर्क है यहाँ पे, चाहे आप किसी का बात कर लो, भारती एयरटेल का, रिलायंस जियो का, वोडाफोन इंडिया आइडिया का, किसी की भी बात कर लो दोस्तों, 4G का जो ये लोग नेटवर्क दे रहे हैं, और हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, उसके मुकाबले जो 4G का एक्चुअल स्पीड हम लोगों को प्रॉमिस किया गया था लॉन्चिंग के टाइम, वो भी नहीं मिल रहा है। तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेस आए या ना आए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक रेडी नहीं है। तो आप लोग अगर फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये जानकारी ज़रूर दे दूंगा कि अगले साल यानी कि 2021 के जनवरी से अप्रैल के अंदर इसके फ़ोन, इस प्रोसेसर बेस्ड में फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। तो हालांकि 5G आपका अगर प्राइम फोकस है तो ये फ़ोन को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मेट्रो के उस अर्बन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे पायलट बेसिस पे 5G लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो आप ज़रूर लें। लेकिन एक चीज़ बोल दो, पहले अभी 1 हफ्ते पहले ही जो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, उसने जो उसके प्राइम यूज़र्स हैं, जो 5G के जो फ्रीक्वेंसी अभी अलॉट होने वाले हैं या टेंडर होने वाले हैं, उसके जो प्राइमरी यूज़र्स हैं, जैसे कि हमारा इंडियन आर्मी हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज़ है जो कि सैटेलाइट प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उन लोगों से एक राय मांगी थी डिपार्टमेंट ने कि इसको लेने से क्या आप लोगों को कोई तकलीफ़ होगा। तो उन लोगों ने जो अपना राय दिया है उसके हिसाब से सिर्फ 175 मेगाहर्ट्ज़ ही अभी बैंडविड्थ जो है वो 5G के लिए गवर्नमेंट एलोकेट करने के लिए उन लोगों ने रेकमेंड किया है।
जबकि जियो, भारती और वोडाफोन आइडिया और बाकी सब जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर जो एसोसिएशन बनाया है, उन्होंने वहाँ पे जाके दावा किया है कि हमें कम से कम 300 मेगाहर्ट्ज़ दिया जाए, वरना किसी भी ऑपरेटर को हर जगह में कॉम्पिटिटिवली जो है बैंडविड्थ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छा काम करेगा कि 5G में ये जो है आपका शेयरिंग जो है नेटवर्क शेयरिंग, उसमें भी ये लोग बहुत ही ऑप्टिमाइज करने के लिए कोशिश किए हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कैमरा क्वालिटी और वीडियोग्राफी की हम लोग अगर बात करें तो कैमरा में यहाँ पे 3 ISP एक साथ देते हैं, यानी कि आप जो सैम्पलिंग है वो गीगाबिट लेवल पे हो रही है दोस्तों, गीगा पिक्सल लेवल पे हो रही है। गीगा पिक्सल लेवल पे आपका सैम्पलिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको जो है कंप्यूटेशनल ग्राफिक्स का डायनामिक रेंज मिल रहा है, यानी कि कंप्यूटेशनल डायनामिक रेंज। यहाँ पे मैं बोल दूँ दोस्तों, कंप्यूटेशनल डायनामिक रेंज और फिजिकल डायनामिक रेंज में डिफरेंस होता है। जो फिजिकल डायनामिक रेंज जैसे DSLR कैमरा या बड़े लेंस, बड़े सेंसर्स पे आप लोगों को मिलता है, जिसका आपको मालूम है कि 1.3 इंच सेंसर या बड़ा सेंसर्स होते हैं कैमरेज में, जो ओरिजिनल फिल्म कैमरा होते हैं, मूवी के लिए यूज़ होता है उस टाइप के कैमरा, जिसका कीमत जो होता है लाखों में होता है। तो उसका परफॉर्मेंस और लो लाइट जो है उसका फिजिकल जो कैमरा के सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप लोगों का 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर यूज़ होता है, लेकिन उस पर इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको बोलते हैं इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। तो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग को यूज़ करके यहाँ पे जो है ये चीज़ को और एनहांस किया जाता है, तो उसको बोला जाता है कि कंप्यूटेशनली हम लोग इसको एनहांसमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या पेपर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप IEEE.org में जा सकते हैं, वहाँ पे इसके रिलेटेड आपको पेपर मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों गेमिंग की। अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था, इसमें प्रोसेसिंग स्पीड और जो GPU है वो तकरीबन आपको 35% ज़्यादा ही स्पीड देगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि VRS इसमें यूज़ किया है। VRS एक टेक्नोलॉजी है जिसमें है कि वेरिएबल रेट शेडिंग जो है, यानी कि मान लीजिए आप गेम कोई खेल रहे हैं, PUBG या इस टाइप के कोई गेम खेल रहे हैं, और उसमें होता ये है कि नेट का स्पीड आगे पीछे हो रहा है, तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, आपका रेट शेडिंग को करके आपका जो गेम का स्पीड जो है और जो गेम में जो लेटेंसी है उसको बरकरार रखने के लिए ये प्रोसेसर बहुत ही काम में आएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि गेमिंग के जो लोग एंथुजियास्ट हैं वो इसको ज़रूर खरीदना चाहेंगे, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बता दूंगा। तो गेमिंग के बाद आता है जो कनेक्टिविटी की बात, तो मैंने बोल दिया कि वाईफाई है और 5G ऑलरेडी है। कैमरा के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया, 120 फ्रेम्स पर सेकेंड का बर्स्ट फ़ोटो आप ले सकते हैं। अगर नाइट की बात करें तो एकदम जीरो लाइट में भी अच्छी फ़ोटो देने का दावा करते हैं, लेकिन कितना दूर की काम करेगा ये तो वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा दोस्तों। बाकी रहा इसका जो है कि पावर कैपेसिटी, मतलब पर वाट परफॉर्मेंस, वो 3 टाइम्स होने का ये लोग दावा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें इम्प्रूवमेंट आई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और जो है कैमरा के इमेज प्रोसेसिंग की। तो ये लोग स्पेक्ट्रा का इमेज प्रोसेसिंग जो ISP यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा को आज तक किसी भी सिस्टम ऑन चिप में यूज़ नहीं किया गया, ये पहली बार है कि ये शायद यूज़ हो रहा है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। और इसके बदले जो है क्वालकॉम ने ये कहा है कि इसको उन लोगों ने टेस्ट किया है और ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए स्पेसिफिकली बना है और उन लोगों को सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस मिला है, उसके बाद ही ये लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो क्वालकॉम इसके जो पावर के बदले परफॉर्मेंस दे रही। और हाँ, AI चिप की मैं बात कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप में दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको वो सब नहीं मिलता है जो आप VR टेक्नोलॉजी, इसमें परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो मैटर्स है उसमें ये नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे आपको असिस्टेंट हो गया, जो पर्सनल असिस्टेंट हो गया, या आप मोबाइल को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, या तो वॉइस कमांड हो गए, इसके रिलेटेड जो है मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स, उस टाइप के रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है उसको लेके ये मोबाइल तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस रहेगी और स्टेट ऑफ द आर्ट रहेगी दोस्तों। तो इसमें ये प्रोसेसर बहुत सारे लगे हैं और इसमें पावर भी लेस यूज़ होता है, यानी कि जैसे कि आप फिंगरप्रिंट जब भी कोई मोबाइल पे यूज़ करते हो ऑन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो फिंगरप्रिंट का सेंसर जो है हमेशा ऑन रहता है।
तो फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह जितने भी सेंसर्स आपके ऑन रहते हैं या तो वेक मोड पे रहते हैं, तो वो हेल्प करते हैं कि आपके मोबाइल को आप जब भी कोई फिंगर प्रिंट दबाते हैं या कोई वॉइस कमांड देते हैं तो वो शुरू हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए ये जो सेंसर्स हैं कुछ ना कुछ पावर तो लेते रहते हैं, उस पावर्स को ये लोग रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं इस प्रोसेसर के साथ, यानी कि जो स्टैंड बाई मोड पे जितने भी पावर यूज़ होते हैं, जितने भी सेंसर्स हैं, उसके जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत कम यूज होते हैं। अगर इसके बाद बात की जाए कि अगर क्या आपको ये चीज़ अभी लेना चाहिए, तो मैं दोस्तों बोल दूं, जो लोग गेमिंग के बहुत ही एंथुजियास्ट हैं उन लोगों को ये फ़ोन इस प्रोसेसर बेस्ड फ़ोन जो है लॉन्च होते ही ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो गेम्स आने वाली हैं वो ज़रूर ध्यान में ये रखेगी कि इसके बेसिस पे हो, क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स है वो आपको 4K ही नहीं 8K तक सपोर्ट करेगा। और इसका अगर इमेज का बात करें तो जैसे कि मैंने कहा है कि 120 फ्रेम्स पर सेकेंड का यहाँ पे आप लोगों को कैमरा क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी मिल रहा है। इसके बावजूद भी मैं ये बोलूँगा, अगर सिर्फ 5G आपको यूज़ करना है और आप चाहते हैं कि 5G के लिए ये इस प्रोसेसर बेस्ड फ़ोन को लिया जाए, तो मैं कहूँगा आपको इसको लेना नहीं चाहिए फ़िलहाल, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया में अभी तक 5G रोल आउट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि टेंडर भी नहीं हुआ है 5G का। तो जब तक स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं होते हैं तब तक 5G तो मिलने वाला नहीं है, और स्पेक्ट्रम एलोकेट होने के बाद भी अपग्रेडेशन में टाइम लगेगा नेटवर्क को। और अभी तक मैंने जैसे कहा कि 4G का स्पीड भी हम लोगों को अचीव नहीं हुआ है, जो 4G के जो प्रॉमिस्ड स्पीड थे हम लोगों के लिए। हालांकि इनिशियली जब 4G लॉन्च हुआ था, जब यूज़र्स कम थे तब हो गया था, लेकिन जैसे ही यूज़र्स बेस बढ़ते हुए गया तो कंपनी ने अपना फ़ायदा देखा और ना ही नंबर ऑफ़ टावर्स को बढ़ाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। ये हर कंपनी के लिए सेम है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करूँगा, हर कंपनी यही कर रही है। और इसी की वजह से हम लोग को 4G का जो एडिक्वेट स्पीड है जो हमें वादा किया गया था वो आज तक नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी बोलूँगा कि फाइबर ऑप्टिक्स ब्रॉडबैंड जो है वो अभी भी सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है आप लोगों के लिए। हाँ, 5G अगर आ जाएगा और मिलीमीटर वेव में बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी आ सकता है कि इसके जो हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कुछ अलग ही होंगे। तो जितना मुझे मालूम है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी का मेजर यूज़र्स है वो लोग डिफेंस और स्पेस इसलिए है क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो साधारण तरीके से अगर बात की जाए तो सेटेलाइट और राडार्स में यूज़ होती है। राडार्स के लिए तो एक्सबैंड होती है, सब सेक्शन में ये लोग यूज़ करते हैं इसको। और हाँ, जो अगर हम लोग बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो अभी बैंडविड्थ एलोकेशन के लिए, तो 175 मेगाहर्ट्ज़ के लिए अभी रिकमेंडेशन मिला है, जबकि 300 मेगाहर्ट्ज़ इन लोगों को चाहिए। तो अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि मतलब हम लोग को एडिक्वेट चैनल्स मिलेगा, और इन लोगों को जब सफिशिएंट चैनल नहीं मिलेगा तो हम लोग को यूज़ के लिए कहाँ से बैंडविड्थ मिलेगा। तो हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि 5G अच्छा लगे, फिर जब लोग उस बैंडविड्थ में जाके भर्ती हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो स्पीड फिर से मिलेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये सब सॉल्व होने वाला है। अच्छा, अगर बात करें 8 बेस्ड प्रोसेसर को अभी लेने के लिए, तो फर्स्ट क्वार्टर 2021 की जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें लॉन्च होने वाली है इस प्रोसेसर बेस्ड फ़ोन जो है। और मेरे ख्याल से जो दो कंपनी क्वालकॉम के साथ अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आए थे, सोनी और वन प्लस, इन दोनों का अगर बात की जाए तो सोनी इंडिया में फ़ोन अभी बेचना बंद कर दिया है, और वन प्लस की अगर बात करें, फ़ोन्स कहीं ना कहीं रेंज जो होता है बहुत ही ज़्यादा का होता है और अफोर्डेबल भी नहीं होता है। तो रियलमी और शाओमी ये दो कंपनी भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो फ़ोन है वो पहले आ जाए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पे हम लोगों को नज़र रखना पड़ेगा। फाइनल वर्डिक्ट ये बोलूँगा, अगर आप शाओमी या रियलमी या वीवो ओप्पो इस तरीके की कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जिसमें 645 765 का जो है आपका प्रोसेसर है, या 745 का भी प्रोसेसर है आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन का, तो आपको गेमिंग का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को नॉर्मली अपग्रेड नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 साल इंतज़ार कर लीजिए
हाँ, अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अभी जल्दबाजी में सिर्फ 5G के यूज़ के लिए मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। शायद जब भी ये फ्रिक्वेंसी एलोकेट हो तो बड़े बड़े शहरों में पहले आए, लेकिन जब तक जो टायर 2 सिटीज़ है और सबर्बन और फिर रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक आते आते बहुत ही लेट हो जाएगा दोस्तों। और ये लेवल में जो आपको मैं बोल रहा हूँ, जो मेमोरी जनरेट होगा जिस तरीके की, क्योंकि अगर कैमरा का ग्राफिक्स बढ़ रहा है दोस्तों, डायनामिक रेंज बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से उसको जो मेमोरी है उसका यूजेस भी जो है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर आपको बैंडविड्थ बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से मेमोरी का यूजेस भी बढ़ रहा है दोस्तों, तो आपको परफॉर्मेंस वही सेम ही मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ है। तो ये है मोटा मोटी इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैंने दे दिया कि जो है 8088 स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी दिया। मेरा सीमित जो नॉलेज है, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है उसके ऊपर दिया। और ये बात करूंगा दोस्तों कि ARM, आप अगर किसी भी प्रोसेसर का स्पीड जो है आप देखना चाहते हो तो उसको डाटा शीट हमेशा खोल के देखना चाहिए। इसका अगर आप डाटा शीट खोलेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका जो प्राइमरी है वो 2.84 गीगाहर्ट्ज़ का है। उसके बाद जो सेकेंडरी 3 है 680 बेस्ड, उसका शायद अराउंड 2.43 गीगाहर्ट्ज़ का 3 प्रोसेसर है। और जो 4 प्रोसेसर हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के हैं। तो ये सारे के सारे ARM पे है, लेकिन ARM का X1 बेस्ड इसका प्राइमरी जो प्रोसेसर है ऑलरेडी। तो इसका अगर बात करें दोस्तों, ये जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर में एक बोलते हैं जिसको लीप, एक मतलब कुछ स्टेप्स आगे निकल गई है दूसरे ये से। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कंपटीशन में है अभी क्वालकॉम के लिए। जो कंपटीशन में जो लोग हैं उन लोगों ने जो लॉन्च किया है अभी नियर पास्ट में, उसके हिसाब से क्वालकॉम हमेशा आगे रहने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी में ये लोग लॉन्च कर दिए हैं, क्योंकि जो 5G का प्रोसेसर्स अभी तक इसके आगे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के, वो अच्छे ही मार्केट में अभी तक अच्छे से अपना जगह बना ही नहीं है। उनको बनाने के लिए कुछ देरी और चाहिए था, लेकिन उसके लिए इंतज़ार नहीं किया। और कोविड-19 की वजह से जो है सेल्स हैं बहुत ही कम हो गए हैं। जो एप्पल का iPhone 12s की बात कर रहे हैं लोग, तो वहाँ तक ये इन लोग का यूज़ करने का जो है मकसद है। और वो लोग यही चाहते हैं कि 2020 तक, अगर कोविड नहीं होता तो 2020 तक ये लोग अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन प्रोसेसर बेच पाते। तो अगले साल जो है 2021 में अराउंड 300 to 400 मिलियंस, देन उसके अगले साल 750 मिलियन प्रोसेसर ये बेचने के लिए जो है अपने टारगेट रखे थे, लेकिन कोविड की वजह से ये हो गया। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया है। और उसके हिसाब से अभी जो है अगर हाई रेंज के फ़ोन्स में ये प्रोसेसर दी जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इतना फेमस नहीं होगा जितना फेमस होता अगर इसको हम ये लोग लॉन्च करते, लोअर लेवल अफोर्डेबल मॉडल्स पे लॉन्च करते। तो ये देखने को बाकी रहा कि इसका फिर रियल टाइम में प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। फीचर्स के बारे में मैंने बात की, और इसमें जो प्रोसेसर से, इसका गेमिंग प्रोसेसर, इसका GPU, इसका जो है CPU, इसका जो है मैंने बताया आप लोगों को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका, उसके बारे में बताया, इसके सेंसर्स के बारे में बताया, उसके कैमरा इमेज के बारे में बताया दोस्तों, कनेक्टिविटी के बारे में भी बताया। ये टोटल 7 पॉइंट होते हैं। और जो प्राइस रेंज के बारे में बताया वो फ़ोन के ऊपर डिपेंडेबल हैं दोस्तों। तो फ़ोन्स तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, प्रोसेसर्स भी आते रहेंगी जाती रहेंगी। आपको हमेशा ये देखना है कि कोई भी फ़ोन आप ख़रीद रहे हो, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक जब भी जाते हो तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपको परफॉर्मेंस में उतना एक लीप या एक जंप स्टार्ट मिल रहा है, या एक अच्छा सा एक अपग्रेडेशन मिल रहा है। वरना बस अपने मतलब ऐसे ही फ़न के लिए आप हर 6 महीने में फ़ोन मत खरीदिए। इससे पहले तो चीज़ हमारे देश की इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि जो चाइना का इकोनॉमी है उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरीके का काम मत कीजिए। जब तक आपका फ़ोन रन कर रहा है आप उसको यूज़ कीजिए। और सबको यही मैं सलाह दूंगा कि यही सबसे अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, कि जब तक फ़ोन काम कर रहा हो उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए दोस्तों।
और रही बात गेमिंग की, मुझे नहीं लगता हमारे सिर्फ जो यंग जनरेशन है उनको छोड़ के कोई इतना इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर आप गेम के एंथुजियास्ट है तो ज़रूर इसके ऊपर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं गुरुदत्त। आज के एपिसोड में मैंने बात की क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के ऊपर। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं और आगे भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो बेल आइकन है उस पर भी आप लोग क्लिक करके ऑल जो है नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पे आती रहे। तो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर आज का एपिसोड यहीं पे मैं छोड़ के जाता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा और वर्डिक्ट जो है आप लोगों को खुद बताना है। मैंने तो मेरा पर्सनल व्यूज़ दे दिया, आपका व्यूज़ भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप हमेशा मेरा कमेंट सेक्शन खुला है। मैं पर्सनली आप लोगों को हमेशा अटेंड करता हूँ, और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को हो सके तो जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को दिखाइए। मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ में मैं जितना हो सके जो रियल टाइम चीज़ है, जो मेरे दिल में है, वही मैं बोलूँ, ना कि कोई मतलब कैटलॉग पकड़ के किसी कंपनी का यहाँ पे मैं ये करूँ, प्रचार करूँ। उस टाइप का मेरा कोई इरादा नहीं है, और ज़्यादा व्यूज़ का मुझे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के भी मुझे कोई मतलब इतना ये नहीं है। बस मुझे ये है कि जो मेरे फॉलोअर्स है उनको सही जानकारी मिले, सही चीज़ मिले, तो ये है। तो अगली बार एक अलग एपिसोड में एक अलग टेक्नोलॉजी लेकिन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स ही मैं लेके आऊँगा, और देखना ना भूलिएगा अगले एपिसोड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।